जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का होगा। इसके लिए टॉप 100 MCQ लेकर आए हैं और ये प्रश्न है जो कि स्पेशल चुना हुआ है। इसमें से ही मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि पढ़ना का क्रिया भेद बताना है। पढ़ना कौन सा क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, द्विकर्मक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि पयोधी का यहाँ पर समानार्थी शब्द बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पयोधी का समानार्थी शब्द हो जाता है समुद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि अधिकरण कारक के लिए चिन्ह बताना है। का के, की, से, को के लिए और मे पे पर। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अधिकरण कारक के लिए कौन सा चिन्ह होता है? तो मे पे पर होता है। इसका मे पर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। का के, की, रा, रे, री ये होता है संबंध कारक के लिए। से होता है जो कि करण कारक और अपदान कारक के लिए होता है, और यहाँ पर को के लिए है जो कि संप्रदान कारक के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न की वृद्धि का यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी के साथ जा रहे हैं, वृद्धि का क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न है कि शैशव शब्द को से बना संज्ञा बताइए। यहाँ पर शैशव शब्द जो है इसे कौन सा यहाँ पर संज्ञा के अंतर्गत आता है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और पदार्थवाचक। तो यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं देशज, आगत, तद्भव और तत्सम। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है उसको कौन सा शब्द बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम तत्सम शब्द। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और इसके बिगड़े हुए रूप को तद्भव बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भरपेट किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट यहाँ पर भर जो है यह एक अव्यय है, ये हो जाएगा अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्विगु का पहचान क्या है? इसका जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है, जैसे कि चौराहा, त्रिभुज। कर्मधारय में क्या होता है? उपमा, उपमेय, विशेषण विशेष से रहता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख हो जिसका। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें और लगा रहता है। जब समास विग्रह करेंगे इसमें दोनों पद प्रधान रहता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि कवि जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवियत्री हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। बहुत ही बेहतरीन सेट है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। एक भी 10 सेट है, एक भी सेट मिस नहीं कीजिएगा, पूरा सेट आप देखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या बताना है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी 33 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है। त जो है वर्ण, इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर त का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आप जब त को उच्चारण कीजिएगा तो आपका जो जीभ है वो दांत के पास आकर टकराएगा, तो इसलिए इसको दंत बोलते हैं। दंत इसका उच्चारण स्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अंग्रेजी का प्रश्न यहाँ से देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल जेरंड। आई एम एडवर्स टू डैश। यहाँ पर कौन सा वर्ड का प्रयोग होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं,
आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट होमोफोन्स। द डैश ऑफ द कैट्स आर शार्प। जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी पाउच बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका हिंदी क्या होता है, तो बिल्लियों के पंजे हो जाएगा। इसको जो पूरा करेंगे यहाँ पर, द पॉज ऑफ द कैट्स यानी बिल्लियों का पंजा, यानी बिल्लियों का पंजा शार्प होता है, यानी बहुत ही तेज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर एफेक्शन है, एफेक्शन के यहाँ पर सुटेबल एडजेक्टिव बनाना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, एफेक्शनेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। एफेक्शनेट का अर्थ क्या होता है, तो स्नेही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट पार्टिसिपल। हिज स्पीच वाज डैश। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हिज स्पीच वाज स्पेल बाउंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका अर्थ होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही ट्रेवल्स डैश कार, एट, बाई, विथ, ऑन। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वह कार से ट्रेवल करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल। लेट अस प्ले डैश चेस। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लेट अस प्ले द चेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न है कि यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द बोल्ड वर्ड्स। यहाँ तो एंटोनिम्स बताना है, प्रीटी, प्रीटी का यहाँ पर एंटोनिम्स बताना है। माला लुक्स प्रीटी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर। तो प्रीटी, प्रीटी मतलब होता है सुंदर। इसका अपोजिट क्या होगा, अगली, अगली मतलब होता है क्रूप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है, चेंज द फ्लोइंग्स नाउन इनटू द वर्ब। यहाँ पर एप्लीकेशन है, इसको चेंज करना है वर्ब में। जल्दी से इसको चेंज कीजिए। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी अप्लाई, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट इन्फिनाइट। इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपल्स। बताइए यहाँ पर रिक्त स्थान को भरिए। 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, टू प्लीज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि राइट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर इसको जो थीप दिया है, थीप को प्लूरल में कन्वर्ट करना है। इसमें से राइट प्लूरल कौन सा वर्ड है, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। थीप्स हो जाएगा। जब भी वर्ड रहेगा उसके अंत में एफ रहेगा, तो एफ को भी ई एस में बदल दिया जाता है प्लूरल में कन्वर्ट करते समय। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। मतलब यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विटामिन सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर सबसे लंबी हड्डी की बात की जाए तो ये फीमर होता है, जो कि जांघ का हड्डी होता है, और सबसे छोटा होता है स्टेपी, जो कि कान का हड्डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल के संशुद्धि में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है कि किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और विटामिन का। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? हीरा, एंथ्रासाइट, ग्रेनाइट और ग्रेफाइट। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ग्रेफाइट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव, हृदय की दुर्बलता, खून की कमी और वायु प्रदूषण। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण होता है वो मानसिक तनाव होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न, एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विद्युत धारा कहते हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न की हैजा किसके कारण होता है? कॉकरोच के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के द्वारा और शैवाल के द्वारा। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हैजा किसके द्वारा होता है? तो यह एक बैक्टीरिया जनित रोग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? रदरफोर्ड ने, ब्रोकली ने, आई मेंडलिफ ने और जॉन डाल्टन ने। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, प्रस्तुत किया था? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, जॉन डाल्टन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78.03%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03%। और आर्गन कितना है? आर्गन है 0.94%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी होती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, खमीरीकरण, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा और कवक के द्वारा। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जीवाणु जनित रोग है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, आधुनिक टीवी के स्क्रीन किससे बनी होती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आधुनिक जो टीवी के स्क्रीन होता है वो प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बने होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विद्युत की जो प्रेस होता है और हीटर होता है, विद्युत केतली होता है, सभी का सभी नाइक्रोम का बना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जीवाणु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया है? बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वेरिशेला विषाणु, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? आराम शाह ने, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है?
बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लाफर वक्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किसकी कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जो डोडा बेटा चोटी है ये नीलगिरी पहाड़ी का सबसे उच्चतम चोटी है और इसका हाइट कितना है? तो इसका हाइट है वो 2637 है और प्रायद्वीपीय भारत के द्वितीय सबसे ऊंचा चोटी है। पहला कौन सा है? तो अन्नामुड्डी है जो कि अनाकमलाई के पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, अंग्रेज और कुंवर सिंह, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो मीर कासिम तथा अंग्रेज के बीच में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बिंबिसार किस वंश का राजा था? 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हर्यक वंश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? गुर्जर, परमार, करकोटा और उत्पल। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजा भोज किस वंश के थे? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं परमार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? नेपच्यून, आर्यभट्ट, हेली और चंद्रमा। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक ने और गुरु गोविंद सिंह ने। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम और कर्नाटक। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है निम्नलिखित में से? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तमिलनाडु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए सभी स्टेट के बारे में जानते हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात है जो कि केरल का है वो 284 है, यानी 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। सेकेंड नंबर पर तमिलनाडु है जो कि 996 है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है 993। चौथे स्थान पर गोवा है 973 और पाँचवें स्थान पर है कर्नाटक 973 और छठे स्थान पर है सिक्किम। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं राजस्थान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने, किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 73वां संविधान संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था, उसके तहत ही इस अनुसूची को जोड़ा गया था, पंचायती राज वाला अनुसूची।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 49वां प्रश्न कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1931 में बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न की राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 14 दिनों के लिए बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी का जो प्रश्न 51 से लेकर 100 तक का है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।